अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को पढ़ने से पहले, इस अमेंडमेंट की फीचर्स को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि अमेंडमेंट हम किसको कहते हैं। अमेंडमेंट मीन्स चेंज, अमेंडमेंट मीन्स तरमीम, अमेंडमेंट मीन्स बदलाव। जब हम चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव आना चाहिए, कोई चेंज आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को जब हम डिलीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल ए, उसको हम आर्टिकल बी से नया कोई आर्टिकल है उससे रिप्लेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कानून है ही नहीं तो हम नया कानून लाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के 3 टाइप्स है। एक अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज के लिए पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि 50% मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर 50% एमपीज चाहते होंगे लोकसभा के और राज्यसभा के, ये बदलाव आना चाहिए, तभी वो बदलाव आ सकता है, तभी अमेंडमेंट हो सकता है। दूसरा अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर 2/3 2/3 एमपीज चाहते होंगे, हम आईन में चेंज चाहते हैं, तभी वो चेंज आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट में 60 एमपीज है तो 60 एमपीज में से 40 एमपीज की जरूरत है, तभी वो चेंज आ सकती है। और तीसरा अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए, या हाफ या मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए। जब हाफ मोर देन या हाफ या मोर देन हाफ स्टेट्स चाहती होंगे और 2/3 मेजॉरिटी द पार्लियामेंट चाहती होंगे ये बदलाव आना चाहिए, तभी बदलाव आ सकता है। दैट इज ऑल्सो अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसकी ये बिल जो है, पहले इसको बिल कहते हैं। जब ये कानून बनता है तभी एक्ट बन जाता है। ये बिल लाई गई 22 दिसंबर 1992 पार्लियामेंट में, पहले लाई गई थी लोकसभा में। लोकसभा से पास होकर ये बिल राज्यसभा में चली गई, तो वहां से पास होकर 20 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल 1993 में प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए चली गई। क्योंकि जिस बिल पे प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा तो वो बिल ही रह जाती है, वो एक्ट बन नहीं जाता है। जब 20 अप्रैल 1993 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको अपनी मंजूरी दी, मैं ये आपका जो कानून है इसको मानता हूं, तभी वो एक्ट बन जाता है। और ये एक्ट 22 अप्रैल 1994 में ये एक कैबिनेट फोर्स में आ गया। बलवंत राय मेहता जो एक पार्लियामेंटेरियन थे, बलवंत राय मेहता ने अपना रिपोर्ट 1957 में पेश किया, तो बलवंत राय कमेटी बनाई गई पंचायत राज के लिए। उसने जो कुछ फीचर्स दिए हैं, वो मैक्सिमम फीचर्स बलवंत राय मेहता कमेटी के मैक्सिमम फीचर्स 73rd अमेंडमेंट में लाए गए। उन्होंने कहा कि पंचायत राज 3 टायर का होना चाहिए, पंचायत राज में डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, जो वहां पर रूलर है, पंचस है, सरपंच है, उनको पावर मिलना चाहिए, उनको गांव में काम करने के लिए पावर मिलना चाहिए। सो बलवंत राय मेहता इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। उसको पंचायती राज का बाप माना जाता है भारत में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट पूरे इंडिया पे लागू हुआ। जब ये पास हुआ तभी ये पूरे इंडिया पे लागू हुआ, पूरे भारत पे लागू हुआ। लेकिन कुछ स्टेटस है
जहां पर ये लागू नहीं हुआ, जिसमें नागालैंड आता है, जिसमें मेघालय आता है, जिसमें मिजोरम आता है, जिसमें वेस्ट बंगाल का जो एरिया दार्जिलिंग आता है, जिसमें हिली एरियाज ऑफ मणिपुर है। और ये एक्ट जो है, ये एक्ट हर किसी यूनियन टेरिटरी में लागू है विदाउट दिल्ली में ये एप्लीकेबल नहीं है। नाउ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट फीचर, according to 73rd amendment, sarpanchs and panchs will be directly elected by the people. सरपंचस और पंचस को लोग खुद ही उनका चुनाव करेंगे। जब इलेक्शन होगा तो वोटिंग होगी। वोटिंग में जिस कैंडिडेट ने ज्यादा वोट्स लिए होंगे, जिस कैंडिडेट को ज्यादा लोग फॉलो करते होंगे, तो वही गांव का सरपंच बन सकता है और वही गांव का पंच बन सकता है। उनके लिए कोई भी इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन क्या होगा? डायरेक्ट इलेक्शन होगा। नेक्स्ट, सरपंच जो होगा ये गांव का, उसको रिमूव किया जा सकता है। हम ये नहीं मानते कि बात सरपंच 5 सालों के लिए होगा, उससे पहले हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। सरपंच को भी रिमूव किया जा सकता है और उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, अगर वो ग्राम सभा में नहीं आता है, अगर वो काम ठीक से नहीं कर पाता है, तो ग्राम सभा को ये राइट दिया गया है कि वो सरपंच को रिमूव कर सकते हैं। सरपंच ऑफ द विलेज विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट बिफोर हिज टर्म। गांव के एक सरपंच को हम रिमूव कर सकते हैं। वो वहां पर हमेशा के लिए नहीं बैठता है, उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन जो राइट दिया गया है, रिमूव करने का राइट दिया गया है, वो ग्राम सभा को दिया गया है। ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? ग्राम सभा में अडल्ट्स होते हैं, 18 ईयर्स जिनकी एज होगी या 18 प्लस जिनकी एज होगी या उस एरिया के वोटर्स होंगे, वही ग्राम सभा बनाते हैं। जब ग्राम सभा के लोग जमा होते हैं, उनकी एक स्पेशल मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में ग्राम सभा के 50% लोग प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि अगर गांव में 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से 500 लोग प्लस जमा होते हैं, तो इनकी एक मीटिंग होती है। तो मीटिंग करके ये स्पेशल मेजॉरिटी से सरपंच को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर, फाउंडेशन ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर। बलवंत राय मेहता कमेटी जो बिठाई गई थी, उसने अपना रिपोर्ट 1957 में पेश किया। उन्होंने कहा कि जो पंचायत राज सिस्टम है, इसके 3 टायर्स होने चाहिए, इसके 3 विंग्स होनी चाहिए, इसकी 3 शाखें होनी चाहिए। एक शाख ग्राम लेवल पे होनी चाहिए, विलेज लेवल पे होनी चाहिए, दूसरा शाख ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए और तीसरा शाख कहां पे होना चाहिए? जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। फर्स्ट लेवल को हम कहेंगे ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। दूसरे लेवल को हम कहेंगे पंचायत समिति और ब्लॉक पंचायत। तीसरे लेवल को हम कहते हैं जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। पहले लेवल में पंचेस आते हैं और एक सरपंच होता है। उनको लोग, गांव के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। दूसरी लेवल जो होती है, ये ब्लॉक लेवल पे होती है। डिफरेंट पंचायत मिलकर, डिफरेंट विलेज पंचायत मिलकर ये इनडायरेक्टली खुद ही आपस में ब्लॉक चेयरमैन को चुनते हैं, ब्लॉक चेयरपर्सन को चुनते हैं और यहां पर उसके मेंबर बनाते हैं ब्लॉक लेवल पर। तीसरे लेवल कहां पे आते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला परिषद। ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स होते हैं वही फिर आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनाते हैं। नेक्स्ट फीचर, 3-tier structure of Panchayat Raj for all the states which are having population over 20 lakh. उन्हीं स्टेट्स में पंचायत राज जो है वो 3 स्ट्रक्चर होगा जिस स्टेट की पॉपुलेशन मोर देन 20 लाख होगी।
जिस स्टेट में 20 लाख से अबो पॉपुलेशन है, वहीं पर ये जो 3 टायर स्ट्रक्चर है वो एप्लीकेबल होगा, वो लागू होगा। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो एससी है, एससी कम्युनिटी के लोग हैं, जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए भी पंचायत में रिजर्वेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट फीचर, रेगुलर इलेक्शंस शुड बी हेल्ड इन एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद गांव में इलेक्शन होगा, ये जरूरी है, इलेक्शन होना ही होना है। अगर कोई वार्ड मेंबर, किसी वार्ड की डेथ होती है, कोई सरपंच मरता है या कोई रिजाइन करता है, तो उस पोस्ट के लिए इलेक्शन विद इन 6 months होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर उसका इलेक्शन होना चाहिए, वो सीट फिल करनी होगी। और इलेक्शन जो होगा वो आफ्टर एवरी 5 years होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लानिंग कमेटी होगी जो प्रिपेयर ड्राफ्ट करेगा, जो डेवलपमेंट प्लान बनाएगा फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट। हर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान बनाएगा, कौन से पंचायत में, कौन से विलेज में कौन सा काम करना है। तो प्लान जो ड्राफ्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से आएगा। रिजर्वेशन फॉर वुमेन should not be less than 1/3 or 33% of the total seats। अब जो औरतें हैं, जो खवातीन हैं, जो वुमेन्स हैं, उनके लिए भी ये रखा गया कि हर किसी पंचायत में 1/3, 1/3 सीट्स जो है वो औरतों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। 1/3 या 33% हर किसी पंचायत में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पंचायत में 3 सीट्स हैं, तो 3 में से 1 सीट जो है वो औरत के लिए होगी, औरत के लिए रिजर्व होगी, जो बाकी 2 है वहां पर जनरल इलेक्शन होगा। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज। आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन कराने हैं, यानी कि उसमें म्युनिसिपैलिटी भी आती है, उसमें पंचायत राज का इंस्टीट्यूशन भी आता है, उसके लिए इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेदारी होगी? ये जिम्मेदारी होगी स्टेट इलेक्शन कमीशन की, या जिसको हम कहते हैं कि शॉर्ट में कहते हैं कि SEC, उसकी जिम्मेदारी बनती है। द मेंबर्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, उनको गवर्नर अपॉइंट करता है। द मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद will be elected by the people indirectly। जो ब्लॉक समिति के मेंबर्स होंगे और जो जिला परिषद के मेंबर्स जो होंगे, उनका इलेक्शन लोग खुद नहीं करेंगे, उनका चुनाव लोग खुद नहीं करेंगे, बल्कि ब्लॉक समिति के मेंबर्स कैसे बनते हैं? पंचायत के मेंबर्स, विलेज पंचायत के मेंबर्स, ग्राम पंचायत के मेंबर्स वही ब्लॉक समिति बनाते हैं, और ब्लॉक समिति के लोग आगे जाकर जिला परिषद बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं। चेयरमैन विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स। हर किसी इंस्टीट्यूशन का एक हेड होना चाहिए, हर किसी इदारे का एक हेड होना चाहिए, एक हेड होगा। ब्लॉक समिति का भी हेड होगा और जिला परिषद का भी हेड होगा। इसका भी हेड चेयरमैन है, इसका भी हेड अलग से चेयरमैन है। उस चेयरमैन को भी हम प्रधान भी कहते हैं। चेयरमैन कैन बी आल्सो रिमूव, चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है। हमेशा के लिए चेयरमैन नहीं बनता है, हमेशा 5 सालों के लिए कंफर्म नहीं है वो चेयरमैन होगा। अगर वो ठीक से काम नहीं करता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई खामी है, तो इसको रिमूव किया जा सकता है। जिस तरीके से सरपंच को हम ग्राम सभा में रिमूव करते हैं, सरपंच को ग्राम सभा के लोग रिमूव कर सकते हैं। चेयरमैन को भी रिमूव किया जा सकता है, बट द रिमूवल ऑफ चेयरमैन नीड्स 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए, तभी चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है।